अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कुछ पिछले टॉपिक की कुछ चीज़ें कुछ वजाहत रहती थी वो करेंगे और साथ में हम एक्सप्रेशन देखेंगे फर्मी एनर्जी और एवरेज एनर्जी का। तो हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैलकुलेट की और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हमारी एक्चुअली किन स्टेट्स की डेंसिटी थी, वो अलाउड स्टेट की डेंसिटी थी, यानी वो स्टेट्स जिनमें कि इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकता है। सो डेंसिटी ऑफ अलाउड स्टेट्स में वो स्टेट्स भी आ गई कि जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्चुअली है और वो स्टेट्स भी कि जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा। यानी हमें पता है कि जो हमारा फर्मी फंक्शन था या फर्मी डिराक फंक्शन जिसको हम कहते हैं, उसके मुताबिक अगर ये एनर्जी है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में आपके पास फर्मी डिराक फंक्शन है जो कि ये बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी क्या है। तो अगर ये हमारे पास वैरायटी ऑफ स्टेट्स है तो यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट हो रही हैं स्टेट्स एनर्जी, और एनर्जी जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है आपके पास यहाँ नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। तो हर एक स्टेट के फिल होने की या उसके ऑक्यूपाइड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है। तो मैंने देखा कि एक वैल्यू है ई एफ, उस वैल्यू तक, और वो लास्ट वैल्यू है एक्चुअली, और इनफैक्ट हम ऐसी स्टेट को जो लास्ट फिल्ड हो उसको ही फर्मी लेवल कहते हैं या फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं। सो एक एनर्जी लेवल है ई एफ, वहाँ तक सारी स्टेट्स फिल्ड हैं। देयर आर स्टेट्स अबव फर्मी लेवल बट दो स्टेट्स आर एम्प्टी। सो these lines are supposed to be straight lines such that this is value 1, this is 0.5. ठीक, तो ई एफ तक जो हमारी स्टेट्स हैं वो फिल्ड हैं और उनकी ऑक्यूपेंसी जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, और ई एफ के बाद सारी स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी 0 है। और ये सारा कुछ अगेन 0 केल्विन पर है। अगर आपका टेम्परेचर इससे बढ़ेगा तो आपने देखा कि देयर इज अ शिफ्ट इन द ग्राफ, अ लिटिल शिफ्ट, और जो एक्चुअली यहाँ पर आता है और आपकी यहाँ बिल्कुल हाफ से गुजर के ये इस तरह होता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है ये जो आपका स्टेप बेसिकली था वो ग्रेजुअली वहाँ से जो डिक्रीज है वो एक बिल्कुल स्टेप की तरह डिक्रीज नहीं बल्कि ग्रेजुअल डिक्रीज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्मी फंक्शन था। फिर उसके बाद हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैलकुलेट की जो हमें ये बताती है। सो ये चीज़ हमें ये नहीं बता रही कि नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी रेंज क्या है। जब हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है वो ई का फंक्शन है और ई की 1/2 पावर के साथ वो चेंज हो रही है। तो ई की 1/2 पावर, या अगर आपका फंक्शन जो है वो 1/2 पावर के साथ चेंज हो रहा है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, तो एक्स की 1/2 पावर का ग्राफ है। सो ये इस तरह का दिखता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस डायरेक्शन में डी ई प्लॉट करें और यहाँ पे एनर्जी, तो आपका ग्राफ जो है वो इस तरह जाएगा। और ये कि जो लोअर एनर्जी स्टेट्स होंगी वो उनकी मतलब लेस डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम या जो जो पर यूनिट एनर्जी रेंज जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, ये नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी रेंज यहाँ पर कम होंगी। फिर जैसे जैसे आप एनर्जी इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ लाउड स्टेट्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं। अगर आपको इसको समझना चाहें तो आप एग्जांपल ले सकते हैं एक सिंपल एटम की। आप देखें कि जो लोअर एनर्जी लेवल्स हैं उनमें लेस, अगर आप उन मल्टीप्लिसिटी देखें लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स जो हैं वो वहाँ पर लेस स्टेट्स अवेलेबल होती हैं। जैसे जैसे आप हाई लेवल्स पे जाते हैं, एन इंक्रीज होता है तो ज़्यादा स्टेट्स अवेलेबल होती हैं। तो बिल्कुल वही वही वाला हिसाब है यहाँ पे। तो जो दूसरी चीज़ हमारे पास आई फिर, यानी डी ऑफ ई, वो भी फंक्शन ऑफ ई था और वो इस तरह इन्फिनिटी तक जा रहा है ये ग्राफ। अब ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या है, हमें ये नहीं बता रहा है कि ऑक्यूपाइड स्टेट्स की डेंसिटी क्या है। तो अगर हमें ये फाइंड करना हो
कि जो ऑक्यूपाइड स्टेट्स हैं उनकी डेंसिटी क्या है, तो उसको हम n ऑफ e कहेंगे। तो n ऑफ e जो है आप रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ ऑक्यूपाइड स्टेट की डेंसिटी को, ठीक, वो अलाउड स्टेट की डेंसिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा d ऑफ e यानी कि जो अलाउड स्टेट्स हैं मल्टीप्लाई बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी, ठीक, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जो आपका ये डेंसिटी ऑफ अलाउड स्टेट्स थी और ये डेंसिटी ऑफ ऑक्यूपाइड स्टेट है। तो डेंसिटी ऑफ अलाउड स्टेट्स को, ये वो स्टेट्स जो कि अलाउड हैं उनका वो पर यूनिट एनर्जी रेंज कितनी पाई जा रही हैं, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑक्यूपाइड स्टेट्स। तो इन दोनों को फिर अगर आप ग्राफ में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। तो ये आपकी एनर्जी है और यहाँ पे करके कहीं ई एफ की वैल्यू है, तो ये जो है फिर एन ऑफ ई है। दिस एन ऑफ ई इज व्हाट, इज द डेंसिटी ऑफ अलाउड स्टेट्स, ठीक हो गया। तो इन दोनों ग्राफ को मल्टीप्लाई कर दें तो ये ग्राफ आपको बता रहा है यहाँ पर बेसिकली यहाँ से आगे एफ ऑफ ई ज़ीरो है, तो फिर आप एफ ई एफ पर जाकर आपको इस फंक्शन को, और ये फंक्शन बता रहा है कि एक्चुअली मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बताएगा कि यहाँ पर ये मैक्सिमम नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू कुछ कम होगी। सो बेसिकली जब एन ऑफ ई होगा तो ये प्रोबेबिलिटी तो नहीं होगी, तो मतलब आपके पास स्टिल उन लेवल्स की जो ऑक्यूपेंसी की प्रोबेबिलिटी है वो तो होगी, लेकिन वहाँ पे अब ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को बता रहा है जो अलाउड है, सॉरी नॉट जो ऑक्यूपाइड है। सो ये होगा कि आपके पास ये जो ग्राफ इस तरह जा रहा था अचानक यहाँ ई एफ पे आके यूँ नीचे की तरफ चला जाएगा और आपके पास आगे, क्योंकि क्योंकि ई एफ से आगे वाली स्टेट्स जो हैं वो अलाउड ही उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं पाया जा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सारी लोअर एनर्जी लेवल को फिल कर रहे हैं, और जब जब 0K पर ई एफ तक के सारे लोअर एनर्जी लेवल को फिल कर रहे हैं, तो ये होगा कि जो जो हमारी डेंसिटी ऑफ लाउड स्टेट्स है वो भी क्योंकि यहाँ से ऊपर जो एनर्जी लेवल्स हैं वो ऑक्यूपाइड नहीं हैं, therefore the density of allowed state will be this kind of function। यहाँ पर बेसिकली खत्म हो जाएगा, जबकि डेंसिटी ऑफ अलाउड स्टेट्स जो थी वो आप देखेंगे एक ऐसा फंक्शन था जो कि ऑन गोइंग था। यहाँ पर ये यहाँ पे बेसिकली इस फंक्शन की वजह से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पे कट हो जाएगा। तो ये जो एक चीज़ थी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं की थी, सेकंड लास्ट लेक्चर में, तो ये हम सीखी थी। तो बहरहाल और अगेन ये सारा कुछ जो है डेंसिटी ऑफ अलाउड स्टेट्स भी ये सब 0K पे है, सो दिस इज अगेन एट 0K, ठीक है। ये डेंसिटी ऑफ अलाउड स्टेट्स से जाहिर है 0K पे नहीं है, लेकिन जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये जो डेंसिटी ऑफ ऑक्यूपाइड स्टेट्स है दिस इज एट 0K। जैसे आप 0K से इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को तो दिस ग्राफ विल लुक समथिंग डिफरेंट, थोड़ा सा जैसे कि ये वाला ग्राफ चेंज हुआ था। चलें जी, तो अब हम फर्मी एनर्जी को देख लेते हैं कि वो कैसे कैसे कैलकुलेट करनी है। तो फर्मी एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इनको आप टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स भी कह सकते हैं, वो ले लेंगे, क्योंकि हर एक स्टेट जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो आपकी किसके बराबर होंगी, वो होंगी एन ऑफ ई। अब एन ऑफ ई क्या थी, डेंसिटी ऑफ अलाउड स्टेट्स, तो डेंसिटी ऑफ अलाउड स्टेट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक। तो डेंसिटी ऑफ अलाउड स्टेट्स को अगर आप इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ऑफ कोर्स वो इन्फिनिटी तक तो नहीं है, 0 से लेकर ई एफ तक है, लेकिन हमने उसकी लिमिट जो है वो बाद में हम चेंज भी कर देंगे। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक अगर आप सिर्फ उन स्टेट्स को देखें जो ऑक्यूपाइड हैं, तो अगर उनको आप इंटीग्रेट कर दें तो आपके पास यकीनन नंबर ऑफ टोटल ऑक्यूपाइड स्टेट्स निकलनी चाहिए, और चूंकि नंबर ऑफ टोटल ऑक्यूपाइड स्टेट्स जो हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हैं, सो n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n ऑफ e। अब n ऑफ e की वैल्यू यहाँ पुट कर दें d ऑफ e f ऑफ e। तो f ऑफ e जो है वो आपको पता है कि ऐसा फंक्शन है
एफ ऑफ ई, यहाँ से हमें पता है कि एफ ऑफ ई जो है वो एक ऐसा फंक्शन है कि जिसकी वैल्यू 1 है बिटवीन 0 टू ई एफ, और उसकी वैल्यू 0 है बिटवीन ई एफ टू इन्फिनिटी, एंड दिस इज अगेन एट 0 के, और हम 0 के पे ही डील कर रहे हैं। तो इस फंक्शन की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं यहाँ पर ई एफ ऑफ ई की, तो हमें जो जो डी ऑफ ई है इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5.41 पे। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करें, और चूँकि ई जो है वो आपका यहाँ पर ई एफ है, हमने ई इज इक्वल टू ई एफ रखा हुआ है, आप ई ही रखें क्योंकि एज अ फंक्शन ऑफ ई हम देख रहे हैं उसको। सो ई की पावर 1/2 आ जाएगी 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ ई की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, वो 0 से लेके ई एफ तक तो क्या है 1, और फिर ई एफ से लेकर इन्फिनिटी तक वो क्या है 0। सो ये वाला इंटीग्रल ख़त्म हो जाएगा और ये वाला इंटीग्रल आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। सो ई एफ इसको फिर आप इंटीग्रेट कर दीजिए सिंपली। सो ये आ जाएगा ई एफ की पावर 3/2, और ई एफ सो इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज करेंगे तो ई एफ आपका एक साइड पे आ जाएगा। और अच्छा, अब यहाँ पे ये फर्मी लेवल एनर्जी के साथ ई एफ ओ क्यों लिखा हुआ है, ये बताने के लिए कि ये एट यानी कि 0 के है ई एफ नॉट। जो हायर टेम्परेचर पर भी फर्मी लेवल एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसका जाहिर है वो एग्जैक्टली उस जगह पर नहीं होगा जिस जगह पर 0 के पे है, उसकी जगह आगे पीछे होगी। तो ये आपके पास, यानी यहाँ से आप थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो n जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा और आपके पास ई एफ की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से n डिवाइडेड बाई v जो है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, और उसको आप स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो या इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो फिर आपका जो ई एफ नॉट है वो स्मॉल n यानी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन की टर्म में भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि ई एफ जो है वो एन पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 0 के पर देखें तो हम 0 की बात करें, किसी टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे, ठीक। तो उसके ऊपर ई एफ जो है वो सिंपली आप इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ई एफ तक सारे लेवल फिल्ड हैं, तो ई एफ की वैल्यू सिंपली आप इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन से फाइंड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो ज़ाहिर है ई एफ से नीचे सारे लेवल फिल्ड नहीं होंगे, सो आप इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन से मालूम नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि जो आपका एनर्जी है, अब ये 0 के पर ई एफ की वैल्यू चूँकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 0 नहीं होंगे, सो ई एफ इज़ नॉट इक्वल टू 0। फर्मी लेवल जो है वो ये बता रहा है कि देयर इज़ सम एनर्जी, इज़ अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी present in the system even at 0 K, which is not true if we see it in the context of classical mechanics, because classical mechanics treat electron as a simple particle which is like ऐसा नहीं है कि उसको उस पे जो है वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो कोई असर रखता है। क्लासिकल के मुताबिक होगा ये कि अगर आप टेम्परेचर लोअर करते जाएंगे तो eventually all the particle will settle at the lowest possible energy state which is 0, या फिर बिल्कुल इसके पास जो energy state है, so all the particles will reside in the lowest possible energy state, where we know that from quantum mechanics that according to the Pauli exclusion principle only two electrons can reside in one state. One has spin up and the other one with spin down, which means in one quantum state, and one quantum state is exclusively a state with all quantum numbers having all different quantum numbers ना। so एक इलेक्ट्रॉन जो है एक स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, so therefore all the electrons cannot reside in one energy level या one state। तो इसलिए चूँकि एट 0 के पर भी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्टेट में एक होगा, तो 0 के पर भी आपके सिस्टम में एनर्जी होगी, एंड एनर्जी जो है वो 0 नहीं होगी, एब्सोल्यूट 0 जो है वो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के ऊपर।
दूसरा जो आपने चीज़ देखनी है वो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की, वो हम कैलकुलेट करेंगे बाय मतलब बाय द सेम फार्मूला, बट अब ये होगा कि हम इसके साथ ई भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखिए, ये फार्मूला क्या बता रहा था आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता रहा था। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप मल्टीप्लाई कर दें एनर्जी से, तो ये आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये उनकी एनर्जी है, तो ये टोटल एनर्जी हो जाएगी। और अगर आपने पर मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है फाइंड करनी हो, या मतलब स्टैटिस्टिक्स में आप करते हैं ना डेंसिटी टाइप चीज़ जिसको आप कहते हो, पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट, यानी एक ऑन द एवरेज आपने फाइंड करना है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो क्या है। अब क्या करेंगे कि जो टोटल एनर्जी है आपकी, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो ये जो चीज़ थी डी ऑफ ई एफ ऑफ ई 0 टू इन्फिनिटी तक, ये तो एन था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो लेट्स से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसको आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सबकी एनर्जी हो जाएगी ना। सो दिस इज़ ऑल एनर्जी, दिस इज़ ऑल द एनर्जी, और उसको आपने डिवाइड कर दिया एन से, तो ये आपकी सारी एनर्जी डिवाइडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके पास वो सारी एनर्जी है, तो ये आपके पास आ जाएगी एवरेज एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज एनर्जी। अगर ऑफ कोर्स आप एन से डिवाइड नहीं करते तो ये ऑल द एनर्जी होती। अब जो कि आपने एन से डिवाइड कर दिया, तो ये एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन है। सो आप सिंपली ऊपर वाला एक्सप्रेशन लेंगे, उसको आप ई से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी तरह एफ ऑफ ई की वैल्यू पुट करेंगे 0 टू इन्फिनिटी, और को आप डिवाइड कर देंगे लिमिट को 0 टू एफ ई एफ नॉट, और ई एफ नॉट से इन्फिनिटी तक, और ये वाला जो इंटेग्रल होगा ये 0 हो जाएगा। इस इंटेग्रल को आप सॉल्व कर लेंगे, ई की पावर 3/2 को आप सॉल्व करेंगे, ई की पावर 5/2 आ जाएगी। उसके साथ जो 5/2 आएगा उसको बाहर यहाँ पे आपने एडजस्ट कर लेना है, ये आ गया। सो यहाँ से आपके पास जो एवरेज एनर्जी है उसकी वैल्यू आ रही है 3/5 ई एफ नॉट। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है एब्सोल्यूट ज़ीरो पर, अगेन वो फर्मी एनर्जी का फर्मी एनर्जी पर डिपेंड कर रही है। और वो ये कि जो ई नॉट, अगेन ये नॉट जो है वो 0 के को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ई नॉट बार यानी जो एनर्जी है वो 3/5 टाइम्स ई एफ नॉट है। ठीक हो गया। तो ये हमारी एवरेज एनर्जी हो गई। सो नेक्स्ट हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो ये होगा कि बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन का जो लेटिस है उसके साथ इंटरेक्शन देखेंगे।